फाइनली कल घर जाके बड़ा सुकून मिला, थोड़ा सा पढ़ा था क्योंकि कुछ टेस्ट की डिस्कशन थी, कुछ कमती लॉ की डिस्कशन थी और कुछ इमोशनल डिस्कशन थी, एटीट्यूड बिल्डिंग के ऊपर, पॉजिटिविटी। तो अल्लाह करे कम से कम वो पॉजिटिविटी आ गई हो, ये बड़ा ज़रूरी है। लाइफ ना पहले ही बड़ी तकलीफ दे है और घुट घुट के जीता रहे बंदा। तकलीफ़ तो हर किसी ने देनी है, इंसान तो मतलब रोते हुए पैदा होता है, मरता हुआ भी रोते हुए, तो इंसान तो खुश रह ही नहीं सकता। इंसान को तो हर वक्त तकलीफ़ मिलनी है, लेकिन कम से कम हम अपने हालात में थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ रहें तो ज़िंदगी गुजारने का भी मज़ा आता है। और जो पॉजिटिव होता है ना, उसकी एकेडमिक प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है। और जो हर वक्त नफ़रत में बैठा रहता है, हर वक्त उलझन में बैठा रहता है, हर वक्त नेगेटिव पोस्टिंग सोचता रहता है, वो खुद भी नेगेटिव हो जाता है। जितने जितने लोग आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करते नज़र आएंगे, वो पिछले 4-5 साल से आपको पोस्टिंग करते नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि वो फिर वही काम कर रहे होते हैं और वो लाइफ में आगे उस तरह से नहीं प्रॉपर तरीके से बढ़ पा रहे होते हैं। तो कई दफ़ा उलझन आती है, मैं कुछ स्टूडेंट्स को टोक देता हूँ सोशल मीडिया के, भाई बहुत हो गई पोस्टें, बहुत मजाक हो गया, थोड़ा पढ़ाई शढ़ाई पे इधर ध्यान दे दो। बच्चे कहते हैं नहीं हमारी पढ़ाई वाला काम पूरा है, वो हमने प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और 2-3 साल से कर ही जा रहे हैं और कर ही रहे हैं। तो बहरहाल मैंने देखा है कि जो लोग फोकस होकर पढ़ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जल्दी जल्दी पेपर पास करने की थोड़ी सी बढ़ रही है। वो जो फेसबुक पे सिरे से नहीं है वो बहुत जल्दी से पास कर रहे हैं, जो फेसबुक पे थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं वो भी ज़रा ज़्यादा बेहतर बढ़ होते हैं। अब आप कहेंगे सर फेसबुक क्या पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, हम तो वहाँ जाते हैं, क्या ट्विटर पर जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं। आप कौन से पुराने ज़माने के आदमी बैठे हुए कौन से पुराने मॉडल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, कल कुछ पढ़ा, ऑडिटर कब आता है, पहला ऑडिटर कब आता है, 90 डेज़ के अंदर कौन बुलाता है उसे, डायरेक्टर्स। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज़ के अंदर कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के पहले ऑडिटर को बुलाते हैं। ये कब तक रहता है, ये फर्स्ट एजीएम तक रहता है। फर्स्ट एजीएम पे ये भाई साहब रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद सालाना जो ऑडिटर आता है उसको हम सब्सीक्वेंट ऑडिटर कह देते हैं। अच्छा, ये वाला ऑडिटर आया है सब्सीक्वेंट ऑडिटर, ये कब आएगा, ये एजीएम पे आएगा। कौन अपॉइंट करेगा इसे, मेंबर्स एजीएम पे ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और इस ऑडिटर की लाइफ होगी 1 साल, एक एजीएम से लेके अगले। यही ऑडिटर रीअपॉइंट भी हो सकता है और एक नया ऑडिटर भी बाहर से आ सकता है। आज हमने प्रोसेस देखना है कि पुराना जाता कैसा है, नया आता किस तरह से। तो ये ऑडिटर रीअपॉइंट भी हो सकता है, इसको मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। और ये कब तक के लिए आया भला, नेक्स्ट एजीएम। कैजुअल वैकेंसी क्या चीज़ है, कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर 30 दिन में फिल की जाती है। नहीं, ये है क्या, इसका मतलब क्या है, कोई अगर डिसेबल हो जाए कोई ऑडिटर, अगर ऑडिटर किसी वजह से ऑडिट ना कंप्लीट कर पाए, बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, लाइसेंस कैंसिल हो गया, डिसेबिलिटी आ गई, डेथ हो गई, कुछ और मसला हो गया, कुछ भी ऐसा जो कि अपने कंट्रोल में नहीं था, जिसकी वजह से अचानक से जगह खाली हो गई, तो इसको हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब आप बता रहे थे कि क्या करना है हमने, क्रिएट हो गई कैजुअल वैकेंसी, डायरेक्टर्स उसे फिल करेंगे कितने अरसे में, 30 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर अब उस खाली जगह को पुर करेंगे। इसका मतलब है यहाँ मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टर्स ने यहाँ हंगामी बुनियादों पे काम करना है। एक ऑडिटर को, एक चलते हुए ऑडिटर को निकाला जा सकता है, कौन निकालेगा, मेंबर्स निकाल सकते हैं, डायरेक्टर्स नहीं निकाल सकते। निकालने का इख्तियार मेंबर्स के पास है। किस तरीके से, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, 75% ऑफ मेजॉरिटी जो मीटिंग में आए या अपने वोट भेज दिए, जितने लोग भी मीटिंग में वोटिंग कर सकते थे, उनकी 75% मेजॉरिटी जो है अगर कहते हैं कि ये काम करना है तो फिर ऑडिटर रिमूव हो जाएगा। हो गया ऑडिटर रिमूव, नया ऑडिटर कहाँ से आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे फिल करेंगे और बस किसी को भी ले आएंगे। कोई मसला, कोई रुकावट तो नहीं इसमें है, रुकावट है, एसईसीपी को बताना पड़ेगा, यानी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा एसईसीपी अपॉइंट करेगा, अपॉइंट कंपनी करेगी, लेकिन एसईसीपी की रजामंदी ज़रूरी है। उसको बताएंगे कि ऐसा हुआ था, पिछला चला गया, अब हम इस ऑडिटर को लेके आए हैं, तो एसईसीपी थोड़ा इंटरेस्टेड होगा, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा होगा। ये सारी बात हुई। अब एक भाई हमें बताएंगे कि वो कौन से 4 जगह हैं जहां एसईसीपी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। किबला, मामला जो है वो आपके पास आ चुका है। फर्स्ट 90 डेज़ में नहीं हुआ, सब्सिक्वेंट एजीएम पे नहीं हुआ,
और अगर कैजुअल वैकेंसी 30 दिन में ना हुई तो टेबल से 3 तो निकल आए। अनविलिंग का ऑडिट, अनविलिंग, अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग, यानी अपॉइंटमेंट से पहले अनविलिंग नहीं, अपॉइंटेड ऑडिटर जिस पे हम घबरा जाते हैं कि भाई ये सियाना आदमी है, ये अगर अपॉइंट हुआ था तो सोच समझ के अपॉइंट हुआ था, टाइम भी था, रिसोर्सेज भी थे, कोई मसला नहीं था। अब ये अगर अचानक से कह रहा है कि नहीं जी वो तो मुझे तो ज़रूरी काम याद आ गया मैं जा रहा हूँ, तो एक अपॉइंटेड ऑडिटर अगर अनविलिंग है, विड्रॉ कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो ये एक मशकूक सिचुएशन है। हो सकता ना हो, लेकिन लॉ ने कह दिया है कि अगर वो विड्रॉ करेगा, वो अनविलिंग होगा, तो अब SECP आके ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ऑडिटर की रेम्युनरेशन एक पैटर्न के मुताबिक सेट होती है जिसको ATR 14 कहते हैं, हमारी किताब में उसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन ये रेम्युनरेशन ऑडिटर के साथ कौन तय करता है? जो अपॉइंट करता है। डायरेक्टर अपॉइंट करें तो वो, SECP अपॉइंट करें तो वो, इन ऑल अदर केसेस मेंबर्स, तो ऑल अदर केसेस बचते ही मेंबर्स वाले हैं। यही तो 3 तरह के लोग हैं। तो कल हमने जितना पढ़ा उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, किसी किस्म का कोई सवाल? सर ये जो अनविलिंग होगा उसे कैजुअल वैकेंसी तो वो भी तो होगी जी। जो अनविलिंग है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर अचानक से एक अनविलिंग हो जाता है तो टेक्निकली ये भी कैजुअल वैकेंसी है। इसका मतलब है कि हम मान लेते हैं कि कैजुअल वैकेंसी की ये वाली किस्म में SECP आएगा। थोड़ा सा और इसको इजी कर लेते हैं। जब भी चलता हुआ ऑडिटर अचानक से सीट खाली कर देगा तो हमेशा डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को विद अप्रूवल ऑफ SECP, नहीं डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। लेकिन 2 केसेस में ये रूल फॉलो नहीं होगा। अगर ऑडिटर को हमने खुद से निकाल दिया है तो करेंगे डायरेक्टर, लेकिन इस दफ़ा अप्रूवल के साथ करेंगे, और दूसरा वो छोड़ के चला गया, वो अनविलिंग है, तो फिर SECP करेगा। इन 2 केसेस के अलावा हर तरह की कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। दोबारा सुन लेते हैं। कैजुअल वैकेंसी का मतलब है किसी भी वजह से ऑडिटर की जगह खाली हो गई। 2 वजूहात की अपॉइंटमेंट अलग से डिफाइंड है, बाकी तमाम वजूहात में हमेशा डायरेक्टर्स 30 दिन में कैजुअल वैकेंसी फिल कर लेंगे। वो 2 कौन सी सिचुएशन है? अगर कंपनी ने खुद ही पकड़ के ऑडिटर को निकाल दिया है तो ये स्पेशल किस्म की कैजुअल वैकेंसी है। तो ये अगर हमने निकाल दिया खुद से तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे SECP की रजामंदी से, और अगर वो घबरा के चला गया, अनविलिंग है, तो फिर SECP अपॉइंट करेगा। तो इसका मतलब अगर इस तरह का मसला हो कि हम उसे निकाल देंगे, इस तरह का मसला हो कि वो हमें निकाल दे, यानी कि वो कहे मैं नहीं करता तुम लोगों का काम, ये 2 स्पेशल सिचुएशंस हैं। उसके अलावा बीमारी, मौत, लाइसेंस कैंसिल होना, कुछ और गड़बड़, वो कैजुअल वैकेंसी में आ जाएगी। सर अगर हम निकाल रहे हैं फिर भी तो मतलब डायरेक्टर ही अपॉइंट कर रहे हैं वैसे जी। वही के अगर हम निकाल रहे हैं तो भी तो डायरेक्टर ही अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन एक सादा डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट और एक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट विद अप्रूवल ऑफ SECP है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। यानी SECP इन्वॉल्व हो जाएगा इन दोनों सिचुएशन में। एक में सिर्फ इजाज़त लेनी होगी, दूसरे में तो वही भाई साहब आके अपॉइंट करेंगे। जी, क्या तमाम किस्म की सिचुएशन समझ आ गई? पक्का? अगर सब्सिक्वेंट AGM पे ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो वो उसका टाइम पीरियड 1 साल होगा? जी, अगर सब्सिक्वेंट AGM पे ऑर्डर अपॉइंट हुआ तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1 साल। 1 साल कहने से ज़्यादा बेहतर लीगल बात है एक AGM से दूसरी AGM, चूँकि हो सकता है उनके दरमियान एग्जैक्टली 12 महीने ना हो सकता है 13.25 महीने हो सकता है कोई पौने 12 महीने हो। आपको याद होगा कि वो टाइमलाइन में हमारे पास एक गुंजाइश होती है, कंपनी लॉ जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें बता दूँ कि 120 दिनों के अंदर अंदर आपने ईयर एंड की AGM करानी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने पिछले साल जिस डेट पर AGM कराई है 1 साल बाद आप उसी डेट पर AGM कराएं। तो इसलिए ज़्यादा लीगल बात अच्छी ये है कि ऑडिटर एक AGM से अगली AGM तक है, अगली AGM पे वो रिटायर हो जाता है और नया बंदा अपॉइंट हो जाता है, और यही रीअपॉइंट भी हो सकता है। अभी उस प्रोसेस को देखना है। क्लियर? तो कल कम्पन पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि आज हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं। प्रोसेस देखते हैं, पिछला जाता कैसे है, अगला आता कैसे है। जो रिप्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर है ना, ऑफ ऑडिटर इन AGM, AGM से 21 दिन पहले एक बड़ा ज़रूरी काम करना होता है, नोटिस भेजना होता है। यानी कि जो AGM है हमारी, उससे हम 21 दिन पहले एक नोटिस भेजेंगे जिसमें हम बता रहे होंगे कि हमारी AGM आने वाली है। नोटिस में बस ये बताते हैं कि AGM आएगी, या AGM का मुद्दा भी बताते हैं, बताएंगे AGM में क्या क्या कुछ होगा। तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी एक ख़ास तरह का मुद्दा है। अब मज़ा आएगा जो कंपनी लॉ प्योर पढ़ के आए हुए हैं।
ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एक ख़ास तरह का बिजनेस कहलाती है, स्पेशल ऑर्डिनरी बिजनेस। कंपनी लॉ में हमने 3 पढ़े थे, 4 में से होते 4 हैं, लेकिन 3 उधर हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं हमें मिल गए थे और एक ऐसा था जो हमें नहीं टकरा था। दैट वाज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जिन्होंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा उन्हें बता दूं कि कंपनी लॉ ने कुछ 3-4 काम बताए हैं जो एजीएम पे करने होते हैं, उनमें से एक काम है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। तो जब आप नोटिस भेजेंगे तो नोटिस में जब सारे मुद्दे बताएंगे तो ये भी बताएंगे कि हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। अब ब्रेक लगाते हैं, किताब में नहीं लिखा हुआ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता दूं, ऑडिट के पेपर में पिछले 20 साल में आज तक सिर्फ 2 नंबर का एक पार्ट आउट ऑफ सिलेबस आया है, उसके अलावा कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। और उसमें भी उन्हें लग रहा था शायद किताब में लिखा होगा, कंपनी लॉ में लिखा हुआ था, लेकिन हमारी किताब ने उसे नहीं लिखा हुआ था। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, ये जो 21 दिन पहले आप नोटिस भेज रहे हैं, इससे पहले एग्जिस्टिंग ऑडिटर से पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ तुम्हारी रजा क्या है। पिछले ऑडिटर को छेड़ते हैं, उसको कहते हैं भाई हम एजीएम का नोटिस देने लगे, तो तुम्हारा क्या मूड है, अगली दफ़ा तुम रीअपॉइंट होने में इंटरेस्टेड हो? उसकी कंसेंट लेते हैं, उसकी अप्रूवल लेते हैं। हो सकता है वो कहे नहीं जी इस दफ़ा तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। और अगर वो कहे कि मैं रेडी और विलिंग हूँ, तो इस नोटिस में हम कहते हैं कि इस दफ़ा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हम करेंगे, एंड पिछले वाले ऑडिटर्स ने अपनी रजामंदी टू रीअपॉइंट भी हमें दे दी है। तो पिछले बंदे से एक कंफर्मेशन ज़रूर ले लेंगे इस नोटिस भेजने से पहले कि आप दोबारा ऑडिटर अपॉइंट होने में इंटरेस्टेड हो। अगर वो इंटरेस्टेड है तो हम मेंबर्स को बता देंगे कि जी अब हम जो एजीएम होगी उसमें ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, और जो पिछले वाले ऑडिटर भाई हैं उसने इंटरेस्ट शो की है कि वो रीअपॉइंट होना चाहता है। ये पूछना लाजमी है। अगर आप पहले वो तंग हो तो जी, पहले तंग हो, अगर पहले भी तंग हैं तो भी हम उससे पूछेंगे। ये और बात है कि हम अपने किसी स्पेशल कमेंट में नोटिस में कहीं ना कहीं बता देंगे कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ रहीं ऑडिटर की के साथ डीलिंग में, तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस दिन ज़रूर आइएगा ताकि हम एक अच्छे ऑडिटर का इंतखाब करें। तो मतलब इस तरह की एक वो, अभी तो अपॉइंटमेंट तो बात की बात है ना, अभी तो हम सिर्फ नोटिस की बात कर रहे हैं। तो नोटिस से पहले आपने पिछले ऑडिटर से पूछना है, और अगर वो राज़ी है तो बता देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस नोटिस भेजने का मतलब है वो बंदा अपॉइंट हो गया, आप बता रहे हैं कि आप लोग पुराने ऑडिटर को भी रीसिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो अवेलेबल है। अब ऐसा ना हो ये लोग कहें पिछला ऑडिटर तो बहुत अच्छा है, ये अपॉइंट कर लें जीएम पे, और पिछला ऑडिटर का भाई मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि पिछले ऑडिटर से पूछें और इस नोटिस के साथ बता दें कि पिछला तो विलिंग है, लेकिन तुम लोगों को कोई रिकमेंड करना है तो बता दो हमें। ठीक हो गया। अब अगर किसी मेंबर ने कोई ऑडिटर का नाम रिकमेंड करना है, तो पहले वो जिस ऑडिटर की ख्वाहिश रखता है, जो उसे लगता है कि यार ये वाली फर्म है बड़ा अच्छा काम करती है, इसका मुझे पता है मेरी कंपनी वाले पता नहीं किससे ऑडिट करवा रहे हैं, वो जाएगा उस फर्म के पास और उससे पूछेगा भाई मेरी ये कंपनी है, तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम अपने आप को विलिंग शो करते हो कि मैं तुम्हारा नाम दे दूँ? वो कहेगा हाँ, तो ये कहेगा मुझे लिख के दे दो अपनी कॉन्सेंट। तो हमारे मेंबर्स में से कोई भी शख्स जिसके पास शेयर्स हैं, उसके पास एक अच्छी तादाद है, वो ऑडिटर से पूछेगा, किसी भी प्रपोज ऑडिटर से, कि तुम्हारा क्या ख्याल है। अगर वो राज़ी हुआ तो उसकी कंसेंट और अपना रिकमेंडेशन लेटर उठा के वो कंपनी को भेज देगा। यानी कि मेंबर कंपनी को खत भेजेगा और उसमें नेम देगा ऑडिटर का प्लस उसकी कंसेंट देगा। वो ये बता देगा कि हाँ भाई ये इस तरह से ये मुझे नाम समझ आ रहा है, ये बंदा है और ये हमें लग रहा है कि अच्छा ऑडिट कर सकता है। अब जैसे ही कंपनी को ये नाम मौसूल हुआ, इसका मतलब है कि इस दफ़ा पिछले ऑडिटर के अलावा किसी और ऑडिटर के भी चांस बन गए हैं। कंपनी फ़ौरन से क्या करेगी, एक तो अपनी वेबसाइट पे डाल देगी कि जी हमें फ़लाना नाम मौसूल हुआ है, यानी बजाय इसके कि मेंबर्स को बार बार ख़त भेजें, अपनी वेबसाइट पे लिख देंगे कि जी हमें फ़लाना फ़लाना मेंबर ने फ़लाना फ़लाना नाम दे दिए। मीटिंग से 7 दिन पहले तक ये लोग डिफरेंट तरह के नाम दे सकते हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। हम किसी को मना नहीं करेंगे, हर वो शख्स जिसके पास वोटिंग पावर है हम उसको इजाज़त दे देंगे कि ठीक है तुम नाम रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि वो ये रिकमेंडेशन है ना, अप्रूवल तो मीटिंग में होना है। तो बहुत सारे मेंबर्स की तरफ से हमें ख़त आया, लेकिन जैसे ही हमारे पास वेरी फर्स्ट ख़त आया हमने फ़ौरन से 2 काम करने हैं। एक तो वेबसाइट पर डालना शुरू कर देना है वो नाम जो हमें रिकमेंड हो रहे हैं, दूसरा एग्जिस्टिंग ऑडिटर को बता देना है
एग्जिस्टिंग ऑडिटर को इन्फॉर्म कर देना है कि इस दफ़ा हमें तुम्हारे अलावा भी रिकमेंडेशन मौसूल हुई हैं। फर्स्ट करें, आपने मेंबर्स को खत भेजा कि हमारा पिछला ऑडिटर राज़ी है, तुम लोगों ने नाम रिकमेंड करना तो करो, और उन्होंने कोई नाम रिकमेंड ही नहीं किया और मीटिंग स्टार्ट होने में 7 दिन से कम रह गए हैं, तो इंतहाई मज़ेदार बात है कि पिछला ऑडिटर खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। चूँकि कंपनी ने कहा ये एक बंदा है, ये राज़ी है, और किसी और ने किसी और का नाम रिकमेंड ही नहीं किया, तो फिर पिछला वाला ऑडिटर AGM जैसे ही स्टार्ट होगी ऑटो पर ये पॉइंट हो जाएगा, रेजोल्यूशन भी नहीं पास करेंगे। लेकिन अगर कुछ और रिकमेंडेशन आई हैं तो उसके पास चांस कम हो गए, आप जनाब फ़ौरन से पिछले ऑडिटर को बताएंगे कि भाईजान शायद इस दफ़ा ना तुम दोबारा सेलेक्ट ना हो, वो रोना शुरू हो जाएगा। उसकी रोज़ी भी लात पड़ी है, अच्छा भला काम धंधा, उसको 20-25 लाख का ऑडिट मिला हुआ था, अब आप उसे खत में लिख रहे हैं कि यार देखो इस दफ़ा हो सकता है तुम्हारे अलावा भी कोई लोग आ जाएं। वो रोते रोते उसे ख्याल आएगा कि अच्छा वो जो मैंने डायरेक्टर को वीडियो गेम खेलते पकड़ा था ना, तो शायद इस वजह से डायरेक्टर ने कुछ मेंबर्स को वो किया होगा, या डायरेक्टर खुद बहैसियत मेंबर कंपनी को खत भेज रहा होगा कि मैं मेंबर ये चाहता हूँ कि ऑडिटर बदल लेते हैं। तो फिर ये एक ख़त बनाएगा, उस ख़त का उन्वान होगा मुझे क्यों निकाला। एक रिप्रेजेंटेशन बनाएगा, अपना एक बयान बनाएगा और कंपनी को मीटिंग से कम 2 दिन पहले भेज देगा, ताकि कंपनी वाले उन 2 दिनों में इसका ख़त पढ़ें और फिर मेंबर से डिस्कस करें। अब आप कहेंगे जी कंपनी वालों ने ख़त पढ़ा और अगर उनकी नीयत ख़राब हुई, तो इसका कानूनी हक ये है कि जिस मीटिंग में ऑडिटर की डिस्कशन होनी है उस मीटिंग में ये आएगा, और अगर इसने ख़त भेजा है तो ये लाजमी आएगा। इसकी मौजूदगी में चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ख़त बावाज़े बुलंद पढ़ के सुनाएगा। उसके बाद वहाँ बैठे मेंबर्स अगर इससे कोई सवाल पूछना चाहें कि अच्छा वो गेम कौन सी वाली थी, एंड्रॉयड गेम थी या वो एक्सबॉक्स की गेम थी या किस तरह से, कहने का मतलब है अगर मेंबर कोई इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहें कि भाई ये क्या हम तो किसी और बंदे को सोच रहे हो, तुम क्यों कहते हो कि तुम्हें ना निकाला जाए, तो कहे देखें जी मैं इतना अच्छा ऑडिट कर रहा था, मैंने इतने फ्रॉड पकड़े थे, अब मेरे जो फ्रॉड पकड़े हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसे नुकसान हुए हैं। अब मेंबर सामने, कंपनी के मालिक सामने बैठे हुए हैं, डायरेक्टर साइड पे हैं, तकरीबन कटहरे में बैठे हुए हैं, वो मालिकों के नुमाइंदे तो हैं, लेकिन इस टाइम पे मेंबर्स को ऑडिटर कह रहा है कि भाई देखो मुझे दोबारा अपॉइंट कर लो, तुम लोगों का बड़ा फायदा है। क्योंकि एक प्रॉब्लम है, जैसे ही नया नाम आएगा ना ऑटोमेटिकली नए लोगों की चांस बढ़ जाते हैं। जैसे ही खत आएगा ना नया ऑडिटर, तो सारे कहेंगे हाँ नया ऑडिटर, फ्रेश ऑडिटर होगा, नए ऑडिटर से ऑडिट करवाते हैं। भाई नया ऑडिटर ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा अच्छा ऑडिटर हो, लेकिन एक टेंडेंसी होती है कि लोग नए को नॉर्मली ज़रा अच्छा समझते हैं कि अच्छा नया ऑडिटर, फ्रेश ऑडिटर बड़ा अच्छा काम करेगा। जैसे नया पाकिस्तान, नया सा फील होता है, हम कहते हैं नया पाकिस्तान बनेगा, आग लग जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगा। तो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि लोग नई चीज़ को सोचते हैं कि यार नई चीज़ तो मज़े की होगी, शायद उसमें ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जैसे ही एक दूसरे ऑडिटर का नाम रिकमेंड होगा, ऑटोमेटिकली पिछले बंदे के री इलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो लॉ ने उसको ये इक्वल राइट दिया है कि अगर वो अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहे, अपने बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहे, अपने ऑडिट के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहे, तो ये ख़त भेज दे कंपनी को मीटिंग से 2 दिन पहले। अगर 2 दिन पहले तक कंपनी को ख़त मिल गया तो मीटिंग में ये ख़त पढ़ के सुनाया जाएगा, ये मीटिंग में मौजूद होगा और लोगों के सवालों के जवाब देगा। ये बात समझ आई। अब इस ख़त पढ़ने के बाद, उसके इमोशनल होने के बाद मेंबर्स जो है वो दाड़े मार मार के रोना शुरू हो जाएंगे। ऑडिटर जो है अपनी बेगुनाही और बेकसूर होने का एतराफ़ कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है जो इमोशनल हो रहे हैं उनके पास वोटिंग पावर कम हो, और जो इमोशनल नहीं हो रहे उनके पास वोटिंग पावर ज़्यादा है। तो फिर होगी एक सादा रेजोल्यूशन पास, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनके नाम पुकारेगा चेयरमैन, कहेगा हाँ भाई ये वाला कैंडिडेट आप लोग बताएं कौन इसे वोट करना चाहता है। वोटिंग के 2 तरीके हैं, वो कंपनी लॉ में आपको पता है कि शो ऑफ हैंड से भी हो सकता है और पोल भी हो सकता है। जिन्होंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा, तो एक तरीका है जिसमें हाथ खड़े किए जाते हैं, बंदे गिन लेते हैं। दूसरा तरीका है जिसमें देखते हैं कि किसके पास कितने शेयर्स हैं, उसकी उतनी पावर मान ली जाती है। तो अगर एक बंदे के पास 10 शेयर और एक के पास 1 शेयर है, तो इसको 10 गुना ज़्यादा वोटिंग मिल जाती है। तो या वोटिंग वाले तरीके से, वोटिंग पावर वाले तरीके से हो जाएगा, या शो ऑफ हैंड से हो जाएगा। सादा रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मोर देन 50% लोग जिस ऑडिटर को सिलेक्ट कर लेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक ऑडिटर का नाम आए 25% लोगों से वोट दें, एक और बंदे का नाम आए 11% लोगों से वोट दें, एक और बंदे का नाम आए 40% लोगों से वोट दें, एक और बंदे का नाम आए उसको इतने % वोट दें।
इंटरेस्टिंग बात है कि हो सकता है कोई भी बंदा 50% ज़्यादा वोट ना ले सके, तो इसका मतलब एक एजीएम हुई और ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सका। तो अगर एक एजीएम हो और ऑडिटर अपॉइंट ना हो तो क्या होता है, एससीसीपी फिर ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, और फिर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद आप उसकी रजामंदी और वो सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को वैसे ही जमा करा देंगे जैसे आप कंपनी लॉ में सारी चीज़ें जमा कराते हैं। क्या चीज़, एससीसीपी की मर्जी, जो मर्जी करे। एससीसीपी पुराने बंदे को दोबारा सेलेक्ट कर ले, इन रिकमेंडेशन में से किसी को सिलेक्ट कर ले। जब बात एससीसीपी तक चली गई ना तो फिर हमने खामोश हो जाना है। वो लॉ वाले हैं, वो जो उन्हें जैसे ठीक लगेगा वो कर लेंगे। किस बेस पे होगा कि वो शेयर के बेस पे हो रहा है या फिर वोटिंग के बेस के ऊपर हो? ठीक है, अब ये अगला सवाल है, इसका कंपनी लॉ से ताल्लुक है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि हम तादाद को गिनेंगे या वोटिंग पावर को। लॉ ने इसमें एक तरीका बताया हुआ है कि अगर वोटिंग हुई, वोटिंग पहले होती है शो ऑफ हैंड से कि बंदे गिन लिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पे लग रहा हो कि थोड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड था तो चेयरमैन खुद भी ऐसा कर सकता है और 10% वोटिंग पावर रखने वाला बंदा भी आके कह सकता है कि जी ये तरीका सही नहीं था, अब हम पोलिंग की तरफ जाएंगे। तो अगर 10% वोटिंग पावर वाला अप्लाई कर दे या चेयरमैन को खुद लगे कि ये तरीका सही नहीं था तो फिर वो आएंगे एक डिफरेंट तरीके की तरफ जिसमें कागज़ पे लिख के वोट दिया जाएगा और फिर वोटिंग पावर के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। एक लंबा प्रोसेस होता है, फिर शायद उसी दिन ना हो, उसके चंद दिन बाद वोटिंग हो रही हो, तो वो ज़रा ज़्यादा गहराई तो कंपनी लॉ में है, लेकिन बस मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इतनी है। सर एक मेंबर एक से ज़्यादा रिकमेंडेशन दे सकता है? क्या एक मेंबर एक से ज़्यादा रिकमेंडेशन दे सकता है? अपेरेंटली ऐसा नहीं लिखा हुआ, यानी कि सामने सामने नहीं लिखा हुआ लेकिन मना भी नहीं किया हुआ। तो जब लॉ इस तरह से खामोश होता है तो आप उसके वर्ड से ये थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यस वो एक से ज़्यादा बंदों को रिकमेंड कर सकता है। जी क्लियर? एक दफ़ा ज़रा इतनी सी इंग्लिश देख लेते हैं ताकि साथ साथ चलता रहे काम। कितनी पावर वाला बंदा? 10% शेयर होल्डिंग। ये जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा है उन्हें पता है कि 10% बड़ी ना एक तगड़ी तादाद होती है, जगह जगह इसके पास 10% वोटिंग पावर, यानी कि जिसके पास 10% शेयर होल्डिंग है वो ये हक रखता है कि वो प्रपोज कर दे किसी भी ऑडिटर को जिसकी कॉन्सेंट उसने खुद से ले ली है। इससे पिछला स्टेप ये पी गए जो मैंने आपको बताया कि वो हमारी किताब में नहीं है, लेकिन आईकेएफ ने एक दफ़ा पूछ लिया था, द वेरी ओनली क्वेश्चन जिसमें आईकेएफ सिलेबस से बाहर निकल गया था, क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था लेकिन हमारी आईकेएफ की किताब ने वो वाली चीज़ इग्नोर कर दी थी। और हमें भी, चूँकि कंपनीज एक्ट में तो बहुत सारे सेक्शन में बहुत सारी गहराई होती है, लेकिन हम उतने को फॉलो करते हैं जितना आईकेएफ ने अपनी स्टडी टेक्स्ट में डाला। तो बस ये 1-2 नंबर का एक पार्ट ऐसा आया था, वो क्या है, एजीएम से पहले, नोटिस से पहले आपने एग्जिस्टिंग ऑडिटर से पूछ लेना उसकी रजामंदी, और नोटिस में उस रजामंदी का जिक्र कर देना है। मेंबर 10% शेयर्स रखने वाला कम से कम प्रपोज कर सकता है ऑडिटर का नाम। ये नोटिस कंपनी को कम से कम 7 दिन पहले तक मिल जाना चाहिए एजीएम से। जैसे ही ऐसा पहला नोटिस मिला आपने फ़ौरन से रिटायरिंग ऑडिटर को कॉपी दे देनी है कि हाँ भाई अब हमें और लोगों के नाम रिकमेंड होना शुरू हो गए हैं, तो तुम बोरिया बिस्तरा बांध के रखना, हो सकता है तुम रुखसत हो जाओ। और दूसरा क्या काम करना है, वेबसाइट पे पोस्ट कर देना, रादर देन कि हम सारे मेंबर्स को दोबारा से बुला के खत भेजें, वेबसाइट पे डाल दें। रिटायरिंग ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कंपनी को कम से कम 2 दिन पहले एजीएम के, दे सकता है, वाजिब नहीं है। अगर उसे निकाल रहे हैं तो हो सकता है वो कहे ठीक है चलो कोई बात नहीं है, यानी कि अगर किसी और का नाम रिकमेंड हो गया तो हो सकता है वो कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ही दोबारा सेलेक्ट होना है, हो गया साड़ी गल हो गई है, तो हो सकता है वो इतना कॉन्फिडेंट हो। तो अगर वो चाहे तो वो रिप्रेजेंटेशन देगा, लेकिन अगर उसने रिप्रेजेंटेशन दे दी तो फिर मैंडेटरी होगा कि वो एजीएम में आके बैठे। ये ऑडिटर का राइट होता है कि वो चाहे तो एजीएम में आए चाहे तो ना आए, उसको नोटिस हमेशा जाता है, लेकिन इस केस में उस पर वाजिब हो जाएगा कि वो उस मीटिंग को अटेंड करे। कंपनी रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, कैजुअल वैकेंसी जब भी होगी तो 14 दिनों के अंदर अंदर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का बता दिया करेगी। अगेन बहुत सारी चीज़ों को फिर से सेंसर कर दिया कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जो बता रहा है कि रिटायरमेंट रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, अपॉइंटमेंट न्यू कैसे होगी, इसमें कहीं नहीं लिखा कि उसकी अपॉइंटमेंट अब होगी कैसे। तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अपॉइंटमेंट होती है, जिस ऑडिटर को 50% से ज़्यादा वोट पड़ जाएं वो सिलेक्ट हो जाता है। और अगर वोट्स इस तरह से डिवाइड हो रहे होंगे, किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, किसी को भी 50% नहीं मिला, तो फिर एससीसीपी आएगा। तो रिकमेंडेशन देने से वो लायबल तो नहीं हो जाएगा? रिकमेंडेशन देने से कोई लाइबल नहीं हो जाएगा। रिकमेंडेशन देने वाले बंदे ने बस ये वो करना है कि कम से कम पूछ ले। ऐसा ना हो कि आपको एक ऑडिटर बड़ा अच्छा लगता हो, आप उसका नाम दे दें, कंपनी वाले उसे सिलेक्ट कर लें और बाद में उसे पूछें तो कहे यार मुझे तो पता हो जिसको अपॉइंट करने लगे हो।
तो रजामंदी उसकी लेनी होगी, लेकिन मेंबर अगर नाम रिकमेंड कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि मेंबर जिम्मेदार है। उसने रिकमेंड किया, लोग पूछेंगे ये कैसा बंदा है, वो कहेगा पास हिस्ट्री ऐसी है, लेकिन देखो जो तुम लोगों का फैसला हो, क्योंकि मीटिंग में तो 50% मेजॉरिटी से फैसला होना है। सिस्टम मेंबर ने अपनी रिकमेंडेशन दी है, वो एजीएम से पहले देंगे ना उसने। जी बिल्कुल, ये एजीएम से 7 दिन पहले तक देनी है। तो इस तरह कि उसने नहीं दी एजीएम से पहले, लेकिन वो जो हमने पुराना ऑडिटर था उसने एक्सेप्टेंस दे दिया क्योंकि मैं अगली दफ़ा भी अपॉइंट। ठीक है। अब तो यही था ना कि तय हुआ था कि एजीएम में उसी पुराने वाले ने आना है, तो ठीक। अगर उधर कोई मेजर शेयर होल्डर जो है वो रिकमेंडेशन अगर उस टाइम पे दे दे तो ठीक है जी। अगर एजीएम पे एक शेयर होल्डर अचानक से उठ के कहे, सिचुएशन पूरी को अंडरस्टैंड करते हैं, इन्होंने कहा कि 21 दिन पहले कंपनी ने अपने वाले ऑडिटर से पूछा और कह दिया वो विलिंग है, सबको बता दिया। मीटिंग से 7 दिन पहले तक कुछ मेंबर्स ने रिकमेंडेशन भेजनी थी, नहीं भेजी, किसी ने भी नहीं रिकमेंडेशन भेजी, तो हम कहते हैं कि ऑटोमेटिकली पिछला बंदा सेलेक्ट हो जाएगा। अब केस स्टडी ये है कि अगर एजीएम वाले टाइम पे अचानक से एक मेंबर जिसके पास बहुत सारी पावर हो और वो कहे यार ये क्या कर रहे हैं, ये ऑडिटर तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे जहन में एक ऑडिटर है, तो क्या होना चाहिए? उसे नहीं पावर मिलनी चाहिए। लॉ ने एक प्रोटोकॉल बता दिया ना, लॉ ने उसे एक टाइमलाइन बताई हुई थी, उसने उस टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया। ये ऐसे ही है जैसे आईकेप में इम्तिहान के दाखिला जमा कराने की तारीख ख़त्म हो जाए, आप उसके एक हफ़्ते बाद आईकेप में जाएं और आप अपनी वीडियो शेयर करेंगे, ये देखें मैं दिन में 18 घंटे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। आप अपने रजिस्टर दिखा दें कि देखें भरे हुए हैं, मैंने पता नहीं कितनी मेहनत की हुई है। आप दिखा दें अपने कॉलेज की फ़ीस के, देखें मैंने कॉलेज की फ़ीस भी भरी हुई थी, मैं तो पढ़ रहा या पढ़ रही थी। लेकिन वो कहेंगे कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, जागते रहना था ना, हमने इतनी दफ़ा अनाउंस की, आखिरी तारीख आ गई है, सिंगल फ़ीस के साथ, डबल फ़ीस के साथ, पता नहीं इतनी 3 गुना फ़ीस का भी होता है कॉन्सेप्ट, तो इतनी फ़ीस के साथ इतना ये सारा कुछ है। अब वो आपने वो टाइमलाइन गुजार दिया, तो इमोशंस पे नहीं होगी। कंपनी लॉ इमोशंस पे नहीं चलता। कंपनी लॉ ने एक टाइमलाइन बताया, 7 दिन पहले बता दो, अगर 6 दिन पहले भी बताया तो नहीं सुनेंगे। सर लेकिन ईजीएम भी तो होती है। जी ईजीएम होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब ऑलरेडी 21 दिन से कम टाइम है, अब इस 21 दिन से कम टाइम में ईजीएम कैसे करें? नहीं लाइक एजीएम हो गई है, ठीक है, और उसके बाद उस बंदे को लाइक एजीएम के बाद उस बंदे को, अब एजीएम अगर हो गई है तो ऑडिटर अपॉइंट हो गया, इसका मतलब है उसके बाद उस बंदे को लग रहा है ये गलत बंदा है, गलत ऑडिटर है। इकट्ठे करे बहुत सारे लोग, एक ईओजीएम कॉल करवाए, एक स्पेशल रेजोल्यूशन से इस बंदे को निकलवा दे और फिर नया बंदा ले आए, लेकिन उसके लिए फिर 75% पावर चाहिए। तो वो बाद में अपॉइंट हो जाने के बाद आप रोक सकते हैं, लेकिन अपॉइंट होने से नहीं रोक सकते अगर आपने 7 दिन पहले उस रूल को फॉलो नहीं किया। क्लियर? सारा प्रोसेस क्लियर? तो एक अलग से स्पेशल नोटिस मतलब एजीएम पे बैठ के वो अपना बयान देगा पुराना ऑडिटर अपने, ठीक है, तो भी चांस है कि एक्सेप्ट होगा कि नहीं? नहीं, अगर उसने भेजा है तो मीटिंग में पढ़ा जाएगा, उसकी मौजूदगी में पढ़ा जाएगा। लेकिन 2 दिन का हमने मार्जिन इसलिए रखा है कि अगर उसने कोई बहुत ही बेहुदा बात लिख दी है, उसमें बहुत ही कोई गालियाँ लिखना शुरू हो गया है कि ऐसी की तैसी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा वो, तो कम से कम 2-1 दिन पहले कंपनी के पास हो, ऐसा ना हो कि अचानक से वो मीटिंग में आए और कहे अब मैं आपको ख़त पढ़ के सुनाता हूँ। तो कम से कम ख़त पहले मौजूद हो, ऐसा ना हो कि एक बंदा तकरीर करते हुए एकदम से ख़त लहरा दे और उसके बाद पूरी कौम पागल हुई हो। तो थोड़ा सा मार्जिन तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब पहले वो किसी को दिखाए कि भाई ये मैं ख़त लहराने लगा हूँ, वो कहेंगे अच्छा ख़त वो तो लहराओ जिसमें कुछ लिखा हो, तो फिर उसके बाद वो पूछे कि मैं लहरा सकता हूँ या नहीं, इसमें कोई पाकिस्तान की सिक्योरिटी या पाकिस्तान की सालमियत को कोई खदशा वगैरह तो नहीं। तो बहरहाल इस वाले ख़त का 2 दिन पहले पहुंचने का मकसद ही ये है कि कंपनी उसको एक दफ़ा देख ले, फ़िल्टर कर ले, और ऑर्डर से कहे तुम्हारे जज्बात का हम एहतराम करते हैं, लेकिन ये वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, ये थोड़े से ज़रा ज़्यादा इखलाकी बेज़ाब्तगी की तरफ चले गए हैं, इसको थोड़ा सा बदल लो, बाकी मामला सही है। हो सकता है उसने बीच में वो कैदी नंबर का नाम ले दिया होता, वो तो ख़त पढ़ा ही नहीं जा सकता। सर अगर वो ख़त नहीं भेजता तो रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजता ऑडिटर पुराना, उसके बावजूद उसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? जी, अगर वो ख़त नहीं भेजता तो क्या फिर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? देखें, उसके पास मीटिंग अटेंड करने का तो राइट है, मीटिंग अटेंड करने आ जाए और बैठे बैठे जो है ना वो ग्लिसरीन आंखों में लगा के आ जाए और बैठा हुआ और आंसू टप टप गिर रहे हैं, तो मेंबर ही खुद ही परेशान हो जाएंगे, भाई क्या हुआ, कहेगा मुझे निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब है कि उसका जो लीगल असल राइट है ना, जो आईनी राइट है, वो है आप प्रॉपर तरीके से ख़त भेजें। यानी हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है ना। अब बाद में आप इमोशनल जैसे मर्जी जिस मर्जी को कर दें। भाई एक बीच में एक रेजोल्यूशन थी जिसमें एक दफ़ा बड़ा हाइप क्रिएट हुई कि जी वो इंडिया कश्मीर और ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, पाकिस्तान ने पता नहीं कितने मुल्कों को कह दिया कि ये इशू है, सारा कुछ है, और उसके बाद हुआ कि चलो भाई एक जगह इकट्ठे होंगे और इस दफ़ा सारे इस्लामिक कंट्रीज़ इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करेंगे ताकि जो है वो अगर कश्मीर आज़ाद हो सके तो आज़ाद हो जाए। उस दिन सारे वहाँ पे आए,
सब इकट्ठे हुए और उसके बाद हुआ चाहिए रेजोल्यूशन पास करें, तो जो चेयरमैन था उसने कहा वो कहाँ है, नोटिस कहाँ है। क्योंकि आप सबको इमोशनल करने में इतना मसरूफ़ थे कि आपने उसकी करारदाद जमा ही नहीं कराई। जब जमा ही नहीं कराई तो इमोशंस तो साइड पे हो जाएंगे ना। तो हर चीज़ का एक ज़ाब्ता होता है। तो अगर उस दिन मीटिंग में सारे इमोशनल भी हो जाएं तो भी इस तरह से नहीं है। एक चीज़ एक प्रॉपर तरीके से चली आ रही है। उसको एक ज़ाब्ता बताया था, भाई 2 दिन पहले तक तुम ख़त भेज दो। अगर उसने 2 दिन पहले ख़त भेज दिया तो 100% उसको आईनी हक मिलेगा कि वो ख़त पढ़ के भी सुनाया जाए, वो मीटिंग में बैठा हो, लोग उससे सवाल भी पूछें। अगर ख़त नहीं भेजा तो वो खुद से उस तरह से नहीं बोल रहा होगा। हाँ, अगर मेंबर कोई उठ के कोई सवाल पूछना चाहे उससे तो वो सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन ये वाले ख़त भेजने के केस में उसको प्रॉपर पावर मिल जाती है कि उसकी बात सुनी जाएगी, उसने जो ख़त में लिखा है वो सब सुनेंगे और उसके बाद उससे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। सबसे ये पॉइंट तो हो ही सकता है अगर ख़त भेजना भूल भी गया। जी, अगर ख़त भेजना भूल गया है तो उसका ये मतलब नहीं कि हम उसे निकाल देंगे। असल में ख़त भेजने से तो वो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटेंशन बढ़ा रहा था कि वो लोगों को ख़त दिखाए और कहे कि मुझे निकलने मत देना। लेकिन निकालने वाले निकाल भी सकते हैं और रखने वाले रख भी सकते हैं। अब पता नहीं इसके पीछे भी आप लोगों को कोई खामखा कोई कि वो ख़त दिखा के कहो देखो मुझे मत निकलने देना, लेकिन फिर भी निकाल दिया हो। निकालने के बाद मतलब वो मजाक की, अच्छा वो मजाक नहीं होता है जिसको एक्सप्लेन करना पड़े। मेरे सामने मैच्योर ऑडियंस है तो मैं बड़े एक हाइट पे जाके, एक अच्छी हाइट पे जाके आपको एक जुमला दे के वापस आता हूँ। फिर मैं वहाँ जाके समझाता हूँ कि भाईजान ये यहाँ से यहाँ तक 60 फुट का फासला है, ये मजाक पड़ा हुआ है। फिर आप कहते हैं हाँ सर बड़ा ज़बरदस्त मजाक था। तो थोड़ा सा लेवल ज़रा अपग्रेड करें। हर चीज़ समझाएंगे तो फिर तो आप लोग मेरे पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देंगे, जी आपने नून लीग को बुरा कह दिया, PTI को, सॉरी किसको, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बुरा कह दिया आपने। वो गैर कानूनी वर्ड तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना जब लॉ ने मना कर दिया तो। जी, तो इसलिए थोड़ा सा मजाक का लेवल अपना बढ़ाएं। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, जब बचपन में आप लोग नाराज़ हो जाते थे इस तरह के मजाक से, अब मेरे ख्याल में आप मैच्योर हो गए हैं। आपको पता है, आपने खुद भी देख लिया है मुल्क के साथ सब कुछ होते हुए, ये सब के सब चोर हैं, ये सब के सब फ्रॉड हैं, सब आपस में यार दोस्त हैं, सब एक दूसरे से बस बारियाँ ले रहे हैं और हमारे बारे में बड़े कम लोग सोच रहे हैं। तो बस ये दुआ करते हैं कि बस हमारे बारे में भी कोई सोचे, मुल्क अच्छा चलता रहे। और आपने कौन सा सोचना, आप तो बाहर जाने का सोच रहे हैं। पता है मुश्किल टाइम पे आप मुल्क को छोड़ जाएंगे। जो जा सकता है वो नहीं जाना चाह रहा और जो नहीं जा सकते वो जाना चाह रहे हैं। अजीब से ही निज़ाम है, दस्तूरी निराला। चलें जी, ये हमें चीज़ समझ आ गई। अब अगले स्टेप पे आते हैं। ऑडिटर की इमोशनल स्पीच, वो सारा कुछ, मीटिंग में उसका आना जाना, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट डिस्कस हो गया। एक लास्ट सवाल लेते हैं और आगे चलते हैं। जी सर, 21 डेज पहले नोटिस जब सर करते हैं, जी हमें पूछना होता है एग्जिस्टिंग ऑडिटर से कि तुम अपनी कंप्लेंट देती हो कि तुम करना चाहते हो या नहीं। जी बिल्कुल, हम 21 दिन से पहले उससे पूछ के रखते हैं। अगर उसने कंप्लेंट नहीं दिया और बाद में कोई डिसीजन भी आई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो दोबारा से। जी, अगर हमने एग्जिस्टिंग बंदे से पूछा और उसने हमें कंसेंट नहीं दी तो हम उसका जिक्र ही नहीं करेंगे नोटिस में। फिर हम नोटिस में लिखेंगे आप लोग अपनी अपनी रिकमेंडेशन दे दें, क्योंकि पिछला वाला ऑडिटर अनविलिंग है। जब पिछला ऑडिटर अनविलिंग है कह दिया तो आपने उसे रिजेक्ट कर दिया कि वो माना नहीं। अब वही वाली बात है, मीटिंग से एक दिन पहले वो इमोशनल होकर उठ के आ जाए और एक लंबी सी तकरीर शुरू कर दे, तो वही बात है कि हम इमोशंस को साइड पर रख देंगे। उसको कानूनी पावर मिली थी जब हमने उसको कहा था कि हमें राइटिंग में अपनी कॉन्सेंट जमा करा दो कि तुम अपॉइंट होना चाहते हो। तो अगर उसने उस टाइम पे नहीं अपनी विलिंगनेस शो की तो अब वो रिकमेंडेशंस में से आउट है। हाँ, मेंबर्स में से कोई उठ के उसी का नाम रिकमेंड कर दे तो एक और बात है। जी, कॉन्सेंट तो जो रिकमेंडेशन भेज रहा है वो भी कॉन्सेंट के बगैर नहीं भेज रहा। कंपनी ने पुराने बंदे का नाम दोबारा दिया उससे पूछ के, और मेंबर ने जब किसी बंदे का नाम दिया, ये 10% शेयर होल्डिंग वाला एंटाइटल होगा कि प्रपोज करे किसी ऑडिटर का नाम हुज कॉन्सेंट हैज बीन। तो कॉन्सेंट ऑब्टेन किए बगैर आप किसी का नाम नहीं दे सकते। ऑडिटर पुराने वाले ने भी अगर कंसेंट नहीं दी और किसी ने रिकमेंडेशन नहीं दी, अब एजीएम में कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। और जब कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? सारे मसलों के हल हैं। डन। कौन होगा ऑडिटर? अब ये तो हमें समझ आ गया कि ऑडिटर अपॉइंट कैसे हो रहा है। हु इज़ एलिजिबल एनफ कि वो ऑडिटर बने, क्योंकि ऑडिट एक बड़ा हैवी काम है।
कंपनी की हम बात करें तो कंपनियों के करोड़ों अरबों रुपए के अकाउंट्स हैं, उसके अंदर पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें चल रही हैं। उसके लिए आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको टैक्स की भी बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज हो, ऐसा बंदा हो जिसको अकाउंटिंग भी बड़ी अच्छी आती हो, ऐसा जिसको फैक्ट्री के अंदर की कॉस्ट अकाउंटिंग भी बड़ी अच्छी आती हो, ऐसा जिसने कोई कंपनी छंपनी का लॉ भी पढ़ा हुआ हो, ऐसा जिसको बिज़नेस में जो कवानीन है उनके बारे में भी पता हो, ऐसा जिसको ऑडिट करना भी आता हो, ऐसा जिसको कुछ मैनेजमेंट और कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पता हो। कोई ऐसा बंदा आपके जहन में है? ठीक है। ऑडिटर शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एज डिफाइंड इन ICAP वाले ऑर्डिनेंस। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, जिसको ICAP चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है वो वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट। सारे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, वो जिसके पास लाइसेंस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे पास ऑडिट की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है। मेरे पास हैंड्स ऑन कोर्सेज कराने का लाइसेंस है, प्रेजेंटेशन का कोर्स कराने का लाइसेंस है, कॉलेज चलाने का लाइसेंस है। मेरे पास फर्म करने का लाइसेंस नहीं है, पब्लिक प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है। तो वी नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने पब्लिक प्रैक्टिस का लाइसेंस ICAP से लिया हुआ हो। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कब चाहिए? 3 तरह की कंपनियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। ये 3 तरह की कंपनियां कौन सी हैं? सारी की सारी पब्लिक कंपनियां, सारी पब्लिक कंपनियां, फिर वो प्राइवेट कंपनीज जो सब्सिडरी ऑफ पब्लिक हैं। जी मुझे भी हो रहा था कि ये अल्लाह करे ये ज़रा ज़्यादा बेहतर लिखे। ये ओए होए, जितनी भी, इसको दोबारा लिख लेते हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक, और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं कम से कम 3 मिलियन शेयर कैपिटल वाली। ऑडिटर कैन ओनली बी 1 पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यानी कि इस क्वालिफिकेशन के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन इन 3 तरह की कंपनियों को ऑडिट कर ही नहीं सकता, एलिजिबल ही नहीं है। एक बंदे के पास 40 साल का तजर्बा है और वो LLB है, वो ऑडिट नहीं कर सकता। उसको हमसे कहीं ज़्यादा पता है लेकिन वो ऑडिट नहीं कर सकता। कानूनी हिसाब से ऑडिटर शुड बी अ CA। CA में 2 चीज़ें हैं, या इंडिविजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या वो CA फर्म हो। यानी कि ऑडिटर कैन बी एक अकेला इंसान, ऑडिटर कैन बी अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। CA फर्म किसे कहेंगे? तो यहाँ पे CA या CA फर्म अगर मैं लिखूँ, CA या फर्म ऑफ CAs, तो CA फर्म उसे कहते हैं जिसके मेजॉरिटी पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अगर एक फर्म में 10 पार्टनर और उनमें से 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी हैं, तो भी मैं उसे कहूँगा ये एक CA फर्म है। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी है, और वो प्राइवेट कंपनी जिनका कम से कम 3 मिलियन शेयर कैपिटल है, वो लाजमी सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम ICAP उससे ऑडिट करवाएंगे। या वो एक इंडिविजुअल होगा या वो एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होगी जिनके पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होगा, ICAP की तरफ से लाइसेंस होगा कि आप लोग ऑडिट कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें ना, तो आपका प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपके रोज़गार का ICAP ने काफ़ी हद तक इंतज़ाम किया हुआ है। आप CA करके कुछ ना भी करें ना, एक फर्म रजिस्टर करा लें, तो पाकिस्तान में इतनी सारी कंपनियां हैं कि आपके हिस्से भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। औसतन एक महीने में 400-450 कंपनियां रजिस्टर होती हैं। तो हिसाब लगा लें कि कितनी कंपनियां होंगी, और कंपनियां 3 मिलियन से ऊपर तक CA के अलावा किसी और से ऑडिट नहीं करवाएंगे। तो अगर आप CA कर लेंगे तो ज़रूर एक अच्छा रोज़गार जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो फाइनलिस्ट को ये ऑप्शन नहीं मिलेगी। कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्लस वो ICAP को एक्स्ट्रा पैसे भी देता हो जिस वो उस ऑडिट फर्म के, तो फिर ICAP उसे सर्टिफिकेट दे देगा कि तुम लोग पब्लिक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन 3 तरह की कंपनियों के लिए ऑडिटर मस्ट ओनली बी 1 क्वालिफिकेशन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
और वो इंसान भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी, और सीए फर्म। और सीए फर्म किसे कहेंगे भला? अब ये सीए फर्म हायर होती है, इसमें 10 पार्टनर्स हैं जिनमें से 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये फर्म हायर हुई। अब इनमें से किसी एक पार्टनर ने बढ़ के आगे साइन करना होगा ऑडिट रिपोर्ट पे, वो साइन करने वाला खुद इंडिविजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। यानी सीए फर्म नॉन सीएस के साथ भी चल सकती है कि उसमें आधे से कम अगर नॉन सीएस हैं तो हो जाएगी अपॉइंट, लेकिन साइन नॉन सीए के नहीं होने चाहिए, वो सीए के ही होने चाहिए। ये इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, इनके लाइसेंस अलग होते हैं? जी, इंडिविजुअल और फर्म में क्या मुराद है? ये जो फर्म है, फर्म कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बंदों की होती है। ऑल्दो आईकैप ने एक अकेले बंदे के साथ भी फर्म रजिस्टर करना अलाउ कर दिया है, तो फिर इसलिए उसके साथ एंड को लगा देते हैं, हमीद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी हमीद और हमीद के रुफ़का, हमीद और हमीद के हमराही। तो आईकैप के रूल्स के मुताबिक एक अकेला बंदा भी अपनी सीए फर्म रजिस्टर करवा सकता है। तो अगर एक बंदा है तो वो अपने ज़ाती नाम पे फर्म रजिस्टर कराएगा, अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो फिर आईकैप ने उसके अलग अलग रूल्स बताए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि फ़र्म अकेला बंदा चलाए या ज़्यादा चलाएं, और जब अकेला चलाएगा तो टेक्निकली हम उसे आम उर्फ़ आम में कहेंगे सोल प्रोप्राइटर, उर्फ़ आम में। आईकैप के अपने लॉ के मुताबिक आईकैप उस अकेले बंदे को भी फर्म कह ही देता है। तो सीए या ऐसी फर्म ऑफ सीए जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स सीए हों, वो एलिजिबल होंगे ये वाली कंपनी, ये वाली कंपनी और ये वाली कंपनी को ऑडिट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, अब लालची तो है इंसान कि यार ये 3 मिलियन से नीचे की क्या कहानी होगी, तो लॉ ने इधर भी थोड़ा सा हाथ होला ही रखा है। लेस देन 3 मिलियन में 2 तरह के लोग ऑडिट कर सकते हैं, या सीए या सीएम में। ये सीएम में क्या होता है? जैसे ये होता है ना, ये आई लगाया और पी लगाया, तो इधर भी आई और पी लगा दें। तो आईसीएमएपी इंस्टीट्यूट है और क्वालिफिकेशन का नाम होता है सीएम। अक्सर लोग कहते हैं वो आईसीएमएपी बंदा, वो बंदा आईसीएमएपी नहीं होता, जैसे बंदा आईकैप नहीं होता। तो ये आई और पी के साथ ही इंस्टीट्यूट बन जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन क्वालिफिकेशन का नाम है सीए और सीएम में। तो इन 3 मिलियन से नीचे भी कोई तीसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ सीए के अलावा एक और एडिशनल ऑप्शन क्या है? सीएम में। तो 3 मिलियन से नीचे की कंपनी हो या 3 मिलियन से ऊपर की हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा है, और 3 मिलियन से नीचे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन अलाउड है सीएम में। और फिर वही कहानी, सीएम में या सीएम में फर्म, और फिर फर्म कैसे कहेंगे? जिसकी मेजॉरिटी पार्टनर सीएम में हो। पब्लिक प्रैक्टिस का लाइसेंस है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? पैसे देने पड़ते हैं? जी, पब्लिक प्रैक्टिस का जो लाइसेंस है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1 पैसे देने पड़ते हैं, नंबर 2 आपसे कहते हैं कि कम से कम अपने आर्टिकल्स के दौरान ये इतने से काम किए हों। अब अगेन जो इंडस्ट्री आर्टिकल्स के अगेंस्ट सबसे बड़ा जो एलिगेशन आता है या जो सबसे बड़ा एतराज़ लोग करते हैं कि जी इंडस्ट्री आर्टिकल्स का एक नुकसान है, आप इंडस्ट्री आर्टिकल्स करके फ़ौरन से प्रैक्टिस फर्म नहीं बना सकते। आपको 1 साल या गालबन 2 साल किसी फर्म के साथ अटैच होना पड़ता है, फिर आप अपनी फर्म खोल सकते हैं। तो बस ये वो प्लस है जिसकी वजह से इंडस्ट्री को लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री के बाद ना फिर फर्म फ़ौरन से नहीं बन सकेगी। तो फर्म बनाने के लिए आप आईकैप को अप्लाई करते हैं, आईकैप की लंबी चौड़ी फीसें होती हैं, आईकैप का एक स्टैंडर्ड सेटिंग क्राइटेरिया होता है, फिर वो कहता है आपने इतना काम किया हो। फिर उसके अलावा कुछ, ये तो कंपनी है, वो आपको कहता है आपने 10 ऑडिट कम से कम अदर देन कंपनीज भी किए हुए हों। तो आप कहते हैं जी फलाना सोल ट्रेडर है, मैंने उसका ऑडिट किया हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, अपनी फैमिली में से 10-11 बिजनेसेस वगैरह को पकड़ के आप कहते हैं मैंने इसका ऑडिट किया, इसका ऑडिट किया, इसका ऑडिट किया है। तो आप उनको उनके क्राइटेरिया को जब मीट कर देते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं प्रैक्टिस का। उसकी रिक्वायरमेंट है कि सालाना आपने फिर आईकैप के क्वालिटी कंट्रोल के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, जो फर्म से रिलेटेड गाइडेंसेस उनको फॉलो करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सालाना बहुत सारे पैसे देने हैं। और QCR रेटेड फर्म और जो उसके अलावा है उसको क्या डिफरेंस? लें जी, असल में आज इतनी जल्दी सारा कुछ थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके हम आगे चलेंगे। कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जिनको सेटिस्फैक्ट्री QCR रेटिंग मिली होती है। फर्म्स हैं तकरीबन 800 के करीब, QCR मिली हुई है तकरीबन 125 से 150 के दरमियान। होता क्या, आईकैप फर्म्स पे छापे लगाता है, इनके डॉक्यूमेंट्स देखता है, इनके क्लाइंट्स का डाटा देखता है, इनके रूल्स देखता है, और उसके मुताबिक बता देता है कि इसने जो ऑडिट किया है वो हमारे क्वालिटी के बेंचमार्क में इस लेवल पे आता है। तो उन्होंने कुछ रूल सेट किए हुए हैं, जो उन रूल्स को फॉलो कर लेता है या उन रूल्स को मैक्सिमम फॉलो कर लेता है उसको वो दे देते हैं QCR रेटिंग, क्वालिटी कंट्रोल की जो रिव्यू किया हुआ होता है उसकी रेटिंग दे देते हैं। उसके बाद वो कंपनी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर सकती है, वो फर्म। यहाँ नहीं लिखा हुआ, हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लिस्टेड कंपनी का ऑडिट सिर्फ सीए नहीं होना चाहिए, आपको QCR वाला सीए होना चाहिए।
इसी वजह से जब आप फर्म में इंडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आप उन दिनों वर्किंग कर रहे होते हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं कि देखो अगर आपको ऊपर की टॉप फर्म्स में ना बात बन रही हो तो आप QCR फर्म कम से कम सेलेक्ट करना, क्योंकि उसके क्लाइंट्स थोड़े से बड़े होंगे, लिस्टेड होंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर वहाँ दूसरी फर्म से ज़्यादा होगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये फर्म की इंडक्शन वाली डिस्कशन पे चले जाएं, वापस आते हैं। फिर भी अगर बहुत शौक हो तो SBI के YouTube पेज पे जाएं, प्लेलिस्टों में जाएं। हमने अभी आखिरी पेपर वाले दिन यहाँ पे इंडक्शन सेशन किया था। हम हर दफ़ा पेपर्स के फ़ौरन बाद, चूँकि लोगों ने आगे अप्लाई करना होता है, तो हम उस तरह का एक सेशन करते हैं जिसमें लोगों को कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। तो उसकी सारी वीडियोज़ हमारे जो SBI का YouTube है उस पर अवेलेबल है, उधर जाके तसल्ली से देख सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि ईद की छुट्टियों में ऐसा कीजिएगा, क्योंकि उन दोनों आप और तो कुछ नहीं कर रहे होंगे। सर जो आपने फर्म के बारे में बताया कि मोर देन 50% पार्ट में CEO होने चाहिए, तो सारों के पास लाइसेंस होना जरूरी है, किसी एक दादे के पास भी लाइसेंस है? नहीं, जी इन्होंने कहा अगर मोर देन 50% जो है वो CA हैं, तो क्या कोई एक आध लाइसेंस भी ले ले तो काम चल जाएगा? आपको फर्म के नाम पे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो फर्म की अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत होती है, फिर फर्म अप्लाई करती है और फर्म लाइसेंस लेती है, लेकिन साइन करेगा कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट उस ऑडिट रिपोर्ट पे। सर फिर इंडस्ट्रीज में ऑडिट नहीं करवाते? जी इंडस्ट्रीज के ट्रेनिंग जो होते हैं ऑडिट? जी इंडस्ट्रीज़ के ट्रेनिंग क्या ऑडिट नहीं करते? जी बिल्कुल, इंडस्ट्रीज़ के ट्रेनिंग ऑडिट नहीं करते, क्योंकि वो काम करते हैं जो असल में करना होता है, नौकरी वाला। मार्केट में ऑडिट की जॉब्स नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाएं और आप कहें मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो कहीं अच्छा आ जाओ आप हमारे एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट में आ जाओ। एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट तो होता ही नहीं दुनिया में। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वो बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही बड़े लेवल की अच्छी तगड़ी फर्म होती है, तो वहाँ पे होता है, कंपनी होती है तो वहाँ होता है। तो ऑडिट कैरियर नहीं है, ऑडिट प्रैक्टिस है। आप फर्म में जाते हैं, फर्म का बिजनेस है, वो ऑडिट करते हैं, तो वो आपको भी ऑडिट में डाल देते हैं। लेकिन लोगों को ऑडिट में ज़्यादा सीखने का मौका क्यों मिल जाता है या क्यों मिथ बनी हुई है? क्योंकि वो जब ऑडिट डिपार्टमेंट में होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के जाके अकाउंट्स देखते हैं, और 2-2 ढाई महीने से बड़ी असाइनमेंट्स नहीं होती। तो होता ये है कि एक बंदा जो फर्म में गया होता है, उसने अपने आर्टिकल्स में चांसेस हैं कि 15-16 तरह के इदारों के सेटअप देखे हों, उनके अकाउंट्स देखे हों, उनके निज़ाम को समझा हो, और उसकी अब ऐसी ग्रिप बन गई हो कि कल को वो जब जॉब के लिए अप्लाई करे तो वो ज़रा ज़्यादा मैच्योर हो किसी ऐसे बंदे की निस्बत जो किसी एक ही सेक्टर में रहा हो। लेकिन अगेन दोनों के अपने प्रॉज और कॉन्स हैं, और इसके लिए एक अलग उस प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिसमें फर्म वर्सेस इंडस्ट्री कियोस्क के ऊपर डिस्कशन हुई है। वापस इधर आते हैं। हाँ जी, ये बातें समझ आ रही हैं? एक दफ़ा इसकी इंग्लिश पढ़ लें, किताब से पूछते हैं कौन कौन ऑडिट कर सकता है, हु इज़ एलिजिबल। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर: ऑडिटर shall be a CA having valid certificate of practice from ICAP। ऑडिटर या तो एक CA होना चाहिए जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो ICAP की तरफ से, या क्या हो, फॉर्म ऑफ CEO। कौन सी कंपनियों में? पब्लिक, जो प्राइवेट पब्लिक की सब्सिडरी है, और जो प्राइवेट है 3 मिलियन से कम मतलब 3 मिलियन है 3 मिलियन से ऊपर, तो सारी पब्लिक कंपनियां। प्राइवेट में भी जो सब्सिडरी बन जाएगी पब्लिक की वो भी उधर चली गई, और जो 3 मिलियन या उससे ऊपर के शेयर कैपिटल वाली है वो भी उधर चली गई। अब जो छोटी वाली कंपनियां है, यानी अदर देन अबव का मतलब है वो वाली प्राइवेट कंपनी जो 3 मिलियन से छोटी भी हो और जिसकी होल्डिंग भी पब्लिक कंपनी ना हो, उनके लिए ऑडिटर कैन बी CA या CMA हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। CA वालों को CA से मिलाओ और CMA वालों को ICAP से मिला हो, और फर्म ऑफ CA या CMA हैविंग सच क्राइटेरिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये जुमला समझ आ रहा है? वो फर्म जहां मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट कैन बी अपॉइंटेड इन फर्म नेम। यानी कि हम एक फर्म को CMA फर्म के तौर पे तब अपॉइंट कर सकते हैं जब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग जो उसमें मौजूद हैं वो खुद CMA हो। और किसी फर्म को CA फर्म के तरफ पे तक कब अपॉइंट कर सकते हैं? जब मेजॉरिटी। तो ये जुमला दोनों के लिए चलेगा। लेकिन वो पार्टनर जो मीट कर रहा है अबव क्राइटेरिया कि वो CA या इस तरह से करके सिर्फ वही ऑथराइज होगा कि वो साइन कर सके। तो साइन के लिए आपको वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो फर्म का नाम है। CA फर्म में CA क्वालिफाइड बंदा साइन करेगा, CMA फर्म में CMA क्वालिफाइड साइन करेगा। क्या हमें ये समझ आ गया कि ऑडिटर कौन होना चाहिए? इख्तितामी डिस्कशंस की तरफ आते हैं। ऑडिटर के राइट्स क्या हैं और ड्यूटीज़ क्या हैं। फिर इंशाल्लाह ताला कल का दिन हमारा होगा सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कि कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो ऑडिट नहीं कर सकते। अभी तो हम देख रहे हैं कौन ऑडिट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको राइट्स नज़र आएंगे। क्या राइट्स हैं? टू एक्सेस, एक मिनट मैं इधर से क्यों करूं, आप इधर भी क्यों देखें,
आप मुझे ज़बानी बताएं क्या होने चाहिए राइट्स? आप ऑडिटर हैं, आप ओनर्स के कहने पे इदारे को देखने आए हैं, तो क्या क्या राइट होना चाहिए? सारे अकाउंट्स देख सके, मैनेजमेंट से हर तरह का सवाल पूछ सके मैनेजमेंट असिस्ट करे जी, ट्रैवल अलाउंस कोई ट्रैवलिंग अलाउंस, खाना पीना वगैरह मिले जी, सारे सवाल आते हैं। उनसे सारे सवाल पूछे और वो जवाब देने के वो पाबंद हो, जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो उसे मिले। पिछले सालों के रिकॉर्ड भी दे दें। पिछले सालों के रिकॉर्ड देखना चाहे तो देख सके, किसी लोकेशन को विज़िट करना चाहे तो विज़िट कर सके, मीटिंग अटेंड करना चाहे तो मीटिंग अटेंड कर सके। ये नहीं कि ज़ाहिर है उसके पास हर वो इख्तियार होना चाहिए जिससे वो अपने काम सही से कर सके। कंपनी लॉ से पूछते हैं टू एक्सेस फ्रीली टू ऑल बुक्स एंड पेपर्स ऑफ कंपनी एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कंपनी के तमाम पेपर्स और डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को फ्री एक्सेस का मतलब है कि वहाँ तक इसकी रसाई बिल्कुल आज़ाद हो, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक्सेस टू कॉपीज़ या एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्रांच रिकॉर्ड एज ट्रांसफर टू प्रिंसिपल ऑफिस, और जो ब्रांचेस के रिकॉर्ड होते हैं, अब अगेन कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास ब्रांचेस में डाटा है तो आप हेड ऑफिस पे या रजिस्टर ऑफिस पे उसकी समरीज भेज रहे होते हैं, तो ये रजिस्टर हेड ऑफिस वगैरह पे तो बैठा होगा, लेकिन अगर ये ब्रांचेस से भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहे तो वो भी इसका राइट है। टू रिक्वायर एनी ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड हिम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इनमें से नीचे किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, डायरेक्टर से, ऑफिसर से, एम्प्लॉई से। कोई भी शख्स जो होल्डिंग और अकाउंटेबल फॉर एनी बुक्स, अकाउंट्स और वोचर है, जो भी बंदा वहाँ एम्प्लॉई है, किसी भी तरह से वो अकाउंटेबल है, उससे पूछ सकते हैं। कंपनी की सब्सिडरी से पूछ सकते हैं, सब्सिडरी के किसी ऑफिसर एम्प्लॉई से पूछ सकते हैं, सब्सिडरी के बुक्स, अकाउंट्स, वोचर जिस बंदे के पास है उससे पूछ सकते हैं। तो जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं वो, और जो उसकी सब्सिडरी है उसके किसी भी किस्म के ऑफिसर से कुछ भी पूछ सकते हैं। एंटाइटल टू अटेंड रिसीव ऑल नोटिस ऑफ एनी जनरल मीटिंग, तमाम जनरल मीटिंग के नोटिस से मिलने चाहिए, ये इसका राइट है, और अगर ये अटेंड करना चाहे तो भी इसका राइट है। Auditor is entitled to be heard at any general meeting which he attend on any part of the business which concerns him as auditor। किसी भी मीटिंग में अगर कोई भी ऐसा मुद्दा उठता है जिसमें ऑडिटर से रिलेटेड कोई डिस्कशन होती है कि ऑडिटर ने ये चीज़ हाईलाइट की है और अब ये मसला आ रहा है और अब इसको बताएं हम किस तरह से करें, तो ऐसी मीटिंग जिसमें ऑडिटर मुद्दे के अंदर शामिल है, सब्जेक्ट मैटर में शामिल है, कि उस ऐसी डिस्कशन होनी है जिसका ताल्लुक ऑडिटर से है, तो फिर उसका राइट है कि वो उसमें अटेंड कर सकता है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। मेरे पास ये है कि अगर मेरी कंपनी का ऑडिट कर रहा है और मेरा किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि दूसरी किसी और कंपनी के साथ, ठीक है, तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है हम दोनों के दरमियान जो उसे सस्पिशियस लग रही है, तो वो उसको काउंटेबल कर सकता है? जी। अब अगेन अगर एक ऑडिटर ने देखा कि एक कंपनी ने अपनी एक रिलेटेड किसी और कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की और वो उसे मशकूक लग रही है, अगर तो वो रिलेटेड उसकी सब्सिडरी हुई तो ऑडिटर बहुत आज़ादी से दूसरी कंपनी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। लेकिन अगर वो एसोसिएट है, थोड़ा सा नीचे लेवल का कोई रिलेशन है, तो आप अपनी ही कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी वो वाली ट्रांजैक्शन की डिटेल मुझे आप दें, क्योंकि वो बाहर की XYZ कंपनी आपको जवाब देने की पाबंद नहीं है। लेकिन अगर वो सब्सिडरी है तो चूंकि वो इनके अंडर आती है, वो आपको जवाब देने की पाबंद है। क्या ये राइट समझ आए? तो राइट्स जनरल हैं, आपने बस इसको एक रीडिंग दे देनी है कि हाँ भाई ये मोटे मोटे राइट्स हैं। लेकिन ये कहते हुए डर लगता है क्योंकि ICAP कभी बहुत ही रिलैक्स मूड में बैठा हो तो कहता ज़रा राइट्स ही बता दो। इस पोर्शन से 90% से ज़्यादा लॉजिकल सवाल आता है, और लॉजिकल भी चीखें निकलवा देने वाला फुल, मतलब इस एरिया में ICAP पागल हो जाता है, वो ऐसी पहेलियाँ बनाना शुरू कर देता है। गिनती के 11 पॉइंट्स हैं, उससे होता है कि मैंने इन्हीं 11 पॉइंट्स में हर बच्चे जिसने रट्टा मारा हुआ उसको एक दफ़ा पेपर में परेशान ज़रूर करना है। तो इसकी हम सफिशेंट इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि हम उसके लिए तैयार हों। फिर हम टेस्ट भी एक सबसे टेढ़े वाला बनाएंगे, जब जिसकी उसकी प्रैक्टिस हो गई, इसका मतलब है वो हर तरह के सवाल फिर कर सकता होगा इंशाल्लाह। सप्लायर से वोचर वेरीफाई कर सकते हैं जाकर? जी, ऑडिटर सप्लायर से देख लेते हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ कहीं, तो कंपनी लॉ ने इजाज़त नहीं दी। सीधी सी बात है, कोई और बिजनेस पे आपका राइट नहीं है। हाँ, आप इन्हें कह सकते हैं कि वो उधर से जो चीज़ आई है आप मुझे बताएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर को, इन्होंने कहा आप सप्लायर को जाके वेरीफाई कर सकते हैं, वो आपको जवाब दे नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे ख़त लिख सकते हैं इस कंपनी के बिहाफ पे कि जी मैं इस कंपनी को ऑडिट करने आया हूँ, इस कंपनी की रजामंदी से मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन अगर भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि आप किसी एक्सटर्नल बंदे को पाबंद नहीं कर सकते, इनको तो आप हर तरह से पाबंद कर सकते हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे पूरा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिन पे हमारा इख्तियार नहीं होता, हम कंपनी के लेटर हेड से, कंपनी की तरफ से उनको ख़त लिखते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऑडिटर को ये इन्फॉर्मेशन आप दे दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन हम बाउंड किसे कर सकते हैं? सिर्फ कंपनी को और कंपनी की सब्सिडरी को, कंपनी के ऑफिसर्स को या सब्सिडरी के ऑफिसर्स को। ये हमारे कंट्रोल में, इनसे हम लीगली हक रखते हैं कि हम कुछ मांगें तो ये हम इनकार नहीं करेंगे। ये है राइट्स। ड्यूटीज़ क्या हैं?
थोड़ी सी एक लिस्ट है। पहली ड्यूटी, सबसे अहम ड्यूटी, आप ऑडिट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, ओपिनियन देंगे। मतलब ये हमें ना भी बताते तो हमें पता ही है कि हमने ऑडिट करना है, रिपोर्ट देना है, लेकिन कंपनी लॉ उसने एक्सप्रेसली बता दिया कि आपकी ड्यूटी क्या है, आप ऑडिट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, ओपिनियन देंगे। आप रिपोर्ट देंगे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और जो आपकी बुक जो रिपोर्ट है वो मेंबर्स के सामने रखी जाएगी। रिपोर्ट में कुछ बातें आनी चाहिए। आपने रिपोर्ट में बताना है कि क्या आपने सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस हासिल कर लिया है। अभी बहुत ज़्यादा ऑडिट पड़े हुए नहीं है, नहीं तो ये पूरे जुमले के साथ आते। आपने बताना है कि क्या आपके ओपिनियन में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कीप की गई हैं। आपने बताना है कि स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम फलाना 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 हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एक्ट रूल्स। आपने बताना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने बताना है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी की एक्सपेंडिचर, कंपनी की सारी चीज़ें कंपनी के लिए हुई हैं। और यहाँ तक इवन बताना है कि कंपनी पे जो ज़कात एप्लीकेबल थी वो डिडक्ट होकर ज़कात अनुशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा हुई भी है या नहीं हुई। पूरी दुनिया में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक जुमला देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। पाकिस्तान का लॉ ऑडिटर को कहता है तुमने 6 जुमले देने हैं। ये ऑडिट के स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ऑडिट में पढ़ेंगे, ऑडिट में ये ज़कात शकात वाली बात कहीं पे भी नहीं है, कंपनी लॉ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी ऑडिटर ने ये 5-6 चीज़ों पे ओपिनियन देना होता है। अकाउंट्स के ऊपर ओपिनियन एक पार्ट है, एक आपने बताना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर हैं या नहीं, फिर बताना है कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट फॉलो हुई या नहीं हुई है, इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं है, एक्सपेंसेस ठीक है या नहीं है, और अगर ज़कात एप्लीकेबल थी तो क्या वो प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी ऑडिटर की ड्यूटी में ये सारी चीज़ें शामिल है। तो हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें ये नहीं लिखा होगा, लेकिन हमारे उस रिपोर्ट के साथ एक और रिपोर्ट भी सिलेबस में होगी, पाकिस्तान के लोकल लॉ की रिपोर्ट, तो वहाँ में ये जुमले भी मिलेंगे। तो एक तो ये आपकी रिपोर्ट में ये जुमले आने चाहिए। फिर अगर आपकी रिपोर्ट में आप रेफरेंस करते हैं किसी और रिपोर्ट का, आप अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं कि जी ये वाले मसले में हमने जब देखा और फिर हमने एक वैल्यूअर को बुलाया और वैल्यूअर ने रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक हमने ये फैसला दिया। तो जब आपने किसी और की रिपोर्ट को रेफ़र कर दिया अपनी रिपोर्ट में, तो फिर क्या करें, वो दूसरी रिपोर्ट भी साथ लगाएं ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी रिपोर्ट को रेफ़र कर रहा है। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट रेफरेंस दे रही है कुछ और रिपोर्ट या स्टेटमेंट का, तो वो रिपोर्ट भी आपकी रिपोर्ट के साथ अटैच होनी चाहिए। SECP कभी भी हुक्म दे सकता है किसी भी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी को कि कोई भी एडिशनल मैटर इन 6 के अलावा भी अगर उनका दिल करे। आपको याद है कंपनी लॉ में एज में बी स्पेसिफाइड, तो ये 6 बातें और उसके बाद एज में बी स्पेसिफाइड, जो SECP कह देगा वो भी ऐड करेंगे। अगर कोई क्वालिफिकेशन पुट हुई होगी ऑडिटर रिपोर्ट में, क्वालिफिकेशन, आज तक हम क्वालिफिकेशन तालीम को समझते थे, लेकिन क्वालिफिकेशन का मतलब एतराज़ है। अगर ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन डली हुई है, इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट में एतराज़ डला हुआ है। तो अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट में कोई एतराज़ डाला है, देयर शुड बी एडेड द रीज़न फॉर इट और ट्रू पोजीशन ऑफ कंपनी टू द बेस्ट ऑफ ऑडिटर्स नॉलेज। बैटरी हल्के से भाग रही है, ठीक है, नहीं चले, खैर है, मतलब हम बिल्कुल क्लोज पे हैं, खैर है। बाकी ये बात समझ आई, अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट में कोई एतराज़ डाला है तो उस एतराज़ को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करे, बताए कि ये एतराज़ क्या है, किस चीज़ पे था और कंपनी की इस वक्त ट्रू पोजीशन क्या लग रही है। लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर या ऑथराइज पर्सन शैल बी प्रेजेंट, पीछे हम कैन लिख रहे थे और यहाँ क्या लिखा हुआ है, शैल बी प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट आर टू बी कंसिडर्ड। इसका मतलब है ऑडिटर का राइट है हर मीटिंग अटेंड करना, लेकिन उसकी ड्यूटी 2 तरह की मीटिंग्स अटेंड करना है। लिस्टेड में हमेशा आपने मीटिंग अटेंड करनी है, और बाकी केसेस में वो वाली मीटिंग जिसमें आपकी डिस्कशन हो रही है या आपसे रिलेटेड कोई मामला है जिसमें आपकी राय चाहिए, वो आपने अटेंड करनी है। बाकी मीटिंग अटेंड करने की आप पे वो वाजिब नहीं है। सर, फर्स्ट पॉइंट में एक और पॉइंट है जो कि इस स्लाइड में नहीं है। ठीक है जी, फर्स्ट में एक और पॉइंट है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ स्लाइड की जगह की वजह से, आप वो पढ़ के सुना दें। So carry out such examination to form an opinion as to whether adequate accounting record have been kept and adequate return have been received from branches not visited by him, and whether the company's financial statement are in agreement with accounting records and return. ठीक है जी, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एग्रीमेंट वाली बात हमने यहाँ नीचे कवर कर ली, लेकिन ये है कि ऑडिटर जो है वो
हर वो काम करेगा, हर वो एविडेंस हासिल करेगा, हर वो एफर्ट करेगा जिससे वो इस नतीजे पे पहुंच सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी है या नहीं बनी। यानी वो आसान अल्फाज में कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपका राइट था कि आपको एक्सेस मिले, तो आपकी ड्यूटी भी है कि फिर आपने उस एक्सेस को अवेल करना है। आपने इन्फॉर्मेशन मांगनी है, आपने जानना है, आपने ये देखना है कि आप एविडेंस तक जो पहुँचे हैं वो सही है या नहीं। आपने देखना है कि जब आप इस लेवल पे एविडेंस हासिल करना है कि आपको समझ आ जाए कि फाइनेंशियल्स ठीक बने या नहीं बने। मैंने आपको बताया कि ये जैसे यहाँ सफिशेंट लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा कि कंपनी लॉ बेचारे को ज़्यादा नहीं पता, नहीं तो ये बड़े आराम से ऑडिटिंग के 2-3 जार्गन इस्तेमाल करते हैं, वो सारा मतलब क्लियर कर देते हैं। तो जिसको हम सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहते हैं, टेक्निकली उसका मतलब है कि इस काबिल हो आप एविडेंस लेने के बाद कि आपका एविडेंस आपको बड़े आराम से जस्टिफाई कर रहा हो कि आप इस क्लाइंट के बारे में सही या गलत सोच सकें। क्लियर? तो ये ऑडिटर की ड्यूटीज़, ये ऑडिटर का राइट है। अब देखते हैं ये किस्मत है, जब ये बंद हो गया तब तक हम पढ़ लेंगे। अब 202 सेकंड है, बैटरी पहले बंद हो सकती है, टीवी पहले बंद हो सकता है, हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, किस्मत से खेलते हैं, लेफ्ट राइट होते हैं। सिग्नेचर ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है आपके पास ये यहाँ ना आ रहा हो, किसी और जगह आ रहा हो। क्या यहीं आ रहा है आसपास? हो सकता है आपको चैप्टर 14 में मिले, नहीं नजर आया? इतना ज़्यादा हो गया है। चलें, अवाम में घबराहट पाई जाती है। चलें काम करते हैं, ये वाली बात मैं आपको जब असल में रिपोर्ट करा रहा हूँ तब करा दूंगा इंशाल्लाह। ये एक छोटी सी बात है, कॉस्ट अकाउंट्स का अगर ऑडिट होगा तो वो सीए या सीएमए में से कोई भी कर सकता है, इसमें तो नहीं घबराए बैठे। कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था कि कुछ कॉस्ट अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं कुछ जगह, तो अगर उनका कभी ऑडिट हुआ तो उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एलिजिबल है और सीएमए भी एलिजिबल। बस इतनी सी बात है, डन। अवाम की घबराहट को देखते हुए हमने जो है, तो आज हमने कितना पढ़ लिया? वो 5-7 सफ़े पढ़ डाले ना करे, इतने जालिम तो हम कभी भी नहीं हुए। ये पेज नीचे से 40% पढ़ा, अगला पेज ऊपर से थोड़ा सा पढ़ा। पेज 5, 6, 7 और 8। वाह, 5, 6, 7, 8। 5 में इतना सा, 6 में इतना सा, बड़ा आपने जो है ना गिनती निकाली है। 8 कहाँ से आ गया? 7 में सारी कहानी खत्म हो गई। ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स मत पढ़ के आइएगा आप, इतना सा पढ़ा है। अच्छे भले तगड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं आप लोग, आप इतना घबरा जाते हैं। चलें, एक बात याद रखनी है, मैं पूरे ऑडिट में ना 4 से 5 दफ़ा ऐसा जुमला कहूँगा, मैं आज वो जुमला कहने जा रहा हूँ। कल की क्लास नहीं छोड़नी। कल हम इस पूरे चैप्टर का सबसे अहम इशू डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता, और वो 10-11 पॉइंट और अच्छे खासे उसमें टेक्निकली आईकेप सवाल पूछता है। तो कोशिश करें कि किसी भी और दिन छुट्टी का जो मर्जी मूड हो आपका, लेकिन कल कोशिश करें कि क्लास में लाजमी आएँ। आपके कोई यार दोस्त अगर आज क्लास में नहीं आए तो उन्हें कहना है यार कल वाली क्लास जो है ना वो मिस करने वाली नहीं है। तो कल हमारी बड़ी अहम डिस्कशन होनी है, इस चैप्टर की सबसे अहम डिस्कशन कल हमारी होनी है। तो इस तरह के नोटिस मैं आपको पूरे सेशन में 3 से 4 दफ़ा दूंगा, तो उस वक्त आपने थोड़ा सा हया कर लेना है। नॉर्मली आप तो इतना ख्याल नहीं रखते। जी, एक आखिरी सवाल था सर, जो आपने कहना है ऑडिटर को राइट होता है कि वो हर मीटिंग में जा सकते हैं। ठीक है। अगर एक तरह की मीटिंग हो रही है, हमने आउटसाइड पार्टनर के साथ करें कोई आगे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अगर उसमें वो क्लेम करते हैं आउटसाइडर वाला कि ये ऑडिटर जो है मेरी कॉन्फिडेंशियल डाटा है मेरी कंपनी का, तो ये उसमें क्यों आ रहा है? जी, अगर वो सब्सिडरी कंपनी है, अगर एक कंपनी हमारी कंपनी जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो सब्सिडरी कंपनी बाउंड है अपनी होल्डिंग की बात मानने के लिए। तो ऑडिटर पे कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा देख रहा है, क्योंकि ऑडिटर को तो आप बुला ही इसलिए रहे हैं। एक वकील को आप बुला के गए, तुमने मेरा केस लड़ना है, वो कहेगा मुझे तो सच सच बताओ, आप कहेंगे तुम्हें भी मैं सच नहीं बताऊंगा। एक डॉक्टर आके कहे मैं इलाज करता हूँ, तो बताओ क्या मसला, आप कहें जी मैं बता नहीं सकता, मुझे सर में एक अजीब तरह का दर्द होता है लेकिन मैं आपको समझा ही नहीं सकता। तो वो कहेगा भाई तुम मुझे कम से कम कुछ समझाओगे तो बात आगे बनेगी ना। तो ऑडिटर को अगर कोई कहे तो मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देखोगे, तो ऑडिटर कहेगा भाई मैं करने क्या आया हूँ, तुम्हारी बाकी इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है, मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि मैं अंदर से वो इन्फॉर्मेशन देखूँ, उसको देख के चेक करके और फिर मैं असेस करूँ कि सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और टीवी बंद हो गया तो मेरा स्कोप ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो कल आपने ये पढ़ के आना है इंशाल्लाह ताला, कल मिलते हैं, लेकिन कल छुट्टी नहीं करनी, बस ये ध्यान रखिएगा इंशाल्लाह।